नमस्कार, रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे तीसरे टी20 मुकाबले की, जहां पर भारतीय टीम ने वापसी की सीरीज में न सिर्फ मैच जीता बल्कि लगातार जो एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी भारतीय टीम, उसका एक तरह से कहा जाए कुछ अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जिद के आगे जीत है, यानी कि जो टीम मैनेजमेंट लगातार सूर्य कुमार यादव को लेकर एक जिद लेकर चल रही थी, उस जिद का आखिरकार फायदा मिला। 2 मैचों में लगातार सूर्य कुमार यादव बतौर ओपनर फेल हुए थे, लेकिन तीसरे मैच में 44 गेंदों पे उन्होंने 76 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम वेस्टइंडीज को बड़े अंतर से हराने में कामयाब रहा। 7 विकेट से भारतीय टीम ने मुकाबला जीता। वहीं अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें तो गेंदबाजी में सबसे अच्छा प्रदर्शन हार्दिक पांड्या का था। 4 ओवर में 16 रन, 1 विकेट, 50 विकेट और 500 रन टी20 फॉर्मेट में पूरा करने वाले भारत के पहले ऑलराउंडर वो बन चुके हैं। उनके इस ऑलराउंड प्रदर्शन पे बातचीत करेंगे। साथ ही बात सूर्य कुमार यादव बतौर ओपनर जो अब सक्सेसफुल हुए हैं, तो क्या अब किसकी बारी है बाहर जाने की, इस पर बात करेंगे। रोहित शर्मा इंजर्ड हुए बीच मैच में, क्या वो चौथे मैच के लिए अवेलेबल होंगे? ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जो तीसरे टी20 मुकाबले से निकलकर सामने आए सेंट किट्स के मैदान से। हमारे साथ स्टूडियो में सबा भाई इस समय जुड़ चुके हैं। सबा भाई, गुड मॉर्निंग। और जीत के आगे जीत है, अब तो यही कह सकते हैं हम। हाँ, बड़ी शानदार जीत दर्ज की, कोई दिक्कत आई नहीं। बहुत ही कठिन रन चेस था, बस जिस आसानी से भारत ने ये रन चेस पूरा किया है वो दर्शा रहा है कि टीम में विश्वास धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जी, सूर्य कुमार यादव की पारी को आप कैसे देखते हैं? उनके पास शॉट्स हैं, ये हमको हर कोई जानता था, बट पहले 2 मैच में क्या गड़बड़ कर रहे थे जो तीसरे मैच में उन्होंने ठीक किया? थोड़ा ठहराव के साथ बैटिंग की, जिस तरह की उनकी स्टाइल है बैटिंग की, वो नजर आई आपको? हम थोड़ा विकेट को समझकर उन्होंने बल्लेबाजी की, तब उन्होंने डिसाइड किया कौन से शॉट्स आप खेल सकते हैं, किस तरह से बॉलर को टारगेट करना है। देखिए, सूर्य कुमार यादव की क्षमता पर कभी भी संदेह हुआ नहीं, उनकी जगह तो पक्की है। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि कौन सी जगह उनके लिए सबसे अच्छी है, और मुझे अभी भी लगता है कि नंबर 4 एक ऐसी पोजीशन है खास करके टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने आईसीसी इवेंट में नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटिंग पोजीशन होती है। वहाँ पर आपको इस प्रकार का खिलाड़ी चाहिए जो पेस बॉलर्स के विरुद्ध भी, स्पिनर्स के विरुद्ध भी शानदार तरीके से रन बनाए, बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए। इसीलिए हम लोग इन सब बातों पर चर्चा करते आ रहे हैं। चलिए, रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रितेंद्र, लगातार 2 मैचों में फेल होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपना खेल दिखाया और नतीजा ये कि भारतीय टीम ने 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया। कैसे आप देख रहे हैं जो एक्सपेरिमेंट्स का दौर चल रहा है, और एक्सपेरिमेंट के दौर के बीच में अब सूर्य कुमार यादव ने बतौर ओपनर अपनी धमक पेश कर दी? जो जिद लगातार दिखा रही टीम मैनेजमेंट, उसका फायदा तो हुआ, लेकिन अंत में आप उनको कहां पे खिलाएंगे? अब ओपनर के तौर पे रन बना रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर में आप ला नहीं सकते। मिडिल ऑर्डर में हर कोई कह रहा है कि नंबर 4 के बेस्ट बैट्समैन है। प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट कर रही है टीम मैनेजमेंट। अच्छा है मैच जीते, बट प्रॉब्लम्स थोड़ी फिर बढ़ गई हैं। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। देखिए, सूर्य कुमार यादव तो बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने जो मेटल को प्रूव किया है बार बार, जब भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलते हैं ही सीम्स डिफरेंट, आउट ऑफ द वर्ल्ड बल्लेबाजी करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जो हाल में उन्होंने 9 खेला था, हमें याद है, जो कल की पारी खेली है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर वही बैटिंग ऑर्डर, यहाँ पे देखिए हम सब बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, एज ए ओपनर उनको ट्राई किया जा रहा है, बट शायद मुझे अभी भी लगता है मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव बहुत सक्षम प्लेयर है। उनको गेम को चलाना आता है। जब 6 से 14वां ओवर तक बल्लेबाजी चल रही होगी तो सूर्य कुमार यादव ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको स्ट्राइक रोटेट करना आता है और बाउंड्री मारना आता है, अच्छे बॉल को छक्के को धकेलना आता है, तो रन रेट चलता रहेगा। अगर ओपनर बतौर नए बॉल को जब वो खेलते हैं, गॉड फॉरबिड से बॉल थोड़ा हिलता है, टी20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें जहाँ पे कंडीशंस थोड़ी मुश्किल भी होंगी, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस होंगी, तो आई एम श्योर एट द मोमेंट सूर्य कुमार यादव सीम्स बेस्ट एट नंबर 4, बट एज ए ओपनर भी उन्होंने अब अपना लोहा मनवा लिया है। चलिए, तो सूर्य कुमार यादव के शानदार प्रदर्शन पे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फटाफट पहले 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हमने जिक्र किया था इस शो की शुरुआत में कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव 2 बड़े जीत के हीरो रहे। हार्दिक पांड्या जिन्होंने अपने 50 विकेट और 500 रन पूरे किए हैं और टी20 के पहले खिलाड़ी बन गए। फटाफट 2 तस्वीरें देखते हैं जरा। एक तरफ सूर्य कुमार यादव का कमाल रहा, जिन्होंने बड़ी पारी खेली, मैच विनिंग पारी, मैन ऑफ द मैच बने। वहीं हार्दिक पांड्या ने बतौर गेंदबाज एक बार फिर सबको इंप्रेस किया। इंग्लैंड में उनका बल्ला चल रहा था तो वेस्टइंडीज में उनकी गेंदबाजी का लोहा हर कोई मान रहा है, और एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर, एक मैच विनिंग ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक अपने आप को बदलते चले जा रहे हैं। सबा भाई स्टूडियो में है, रितेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। सबा भाई, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग की अगर हम बात करें,
वो बड़े मैच विनर हैं, हम सब जानते हैं T20 फॉर्मेट में, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो आ रही है कि अब जिस तरह से उन्होंने ऊपर आके परफॉर्म कर दिया है, अब आपको लग रहा है कोई एडजस्टमेंट टीम मैनेजमेंट करना चाह रही है नंबर 4 पे ऋषभ को लेके हो या जो भी खिलाड़ी हो, इस वजह से लगातार सूर्य कुमार यादव को ओपन करा रहे हैं। उनको ये पता है कि केएल राहुल अवेलेबल नहीं है, तो रोहित के साथ शायद आइडियली वो सूर्य कुमार यादव को खिलाना चाहते हैं एशिया कप में। आपको लग रहा है इस बात की झलक मिल रही है? मुझे लगता है कि इस बारे में ज़रूर टीम मैनेजमेंट सोच रही है कि अगर उनको ऋषभ पंत को खिलाना है तो क्या नंबर 4 उनके लिए सही पोजीशन होगी कि नहीं, क्या सूर्य कुमार यादव ओपन कर सकते हैं कि नहीं। इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर इतने सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अंत में रोहित को ये भी ध्यान देना है कि अगर विश्व कप के पहले 1 या 2 मेन खिलाड़ी जो 11 में खेलने वाले हैं वो इंजर्ड हो गए तो उनके पोजीशन पर कोई ऐसा खिलाड़ी जो टीम में है वो अपनी जगह बदल कर बल्लेबाजी कर सकता है कि नहीं। इसी वजह से सूर्य कुमार यादव को ट्राई किया जा रहा है। देखिए T20 में राजीव आसान तो नहीं पर कंपैरेटिवली आसान पोजीशन होता है ओपन करना। वहाँ पर आपके पास कई सारे विकल्प है। नंबर 4 एक ऐसी पोजीशन है T20 में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिन होता है और इसी वजह से नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव को रखा गया है कि उनके अंदर गजब की कला है। T20 फॉर्मेट में कहीं से भी कहीं भी वो पारी को ले जा सकते हैं और मैच जिता सकते हैं। इसी वजह से नंबर 4 उनके लिए मेरे हिसाब से अभी भी एक आइडियल पोजीशन है। चलिए, राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राजकुमार सर, लगातार 2 मैचों में क्रिटिसाइज किया हमने, बतौर ओपनर सूर्य कुमार यादव आए, इस मैच में भी उन्होंने रन तो बना दिया, लेकिन अभी भी सवाल तो वही है कि क्या हम लॉन्ग टर्म में उनको एज अ ओपनर देख रहे हैं? एक मैच जिता दिया, वो मैन ऑफ द मैच भी बन गए, यानी रोहित शर्मा जो जिद दिखा रहे थे उसका जवाब तो उन्होंने दे दिया कि 2 मैच नहीं, तीसरे मैच में उनकी जिद कामयाब हुई और जीत मिली। कितने लेकिन आप सहमत हैं एज अ ओपनर अब सक्सेसफुल हो गए? प्रॉब्लम और बढ़ी है? आपको लग रहा है एक रास्ता निकाल लिया नंबर 4 पे ऋषभ पंत को खिलाने का? देखिए, ये सोच है टीम मैनेजमेंट की, कप्तान की, कोच की, कि वो किस तरह टीम को चलाना चाह रहे हैं या क्या उनके दिमाग में है। लेकिन मेरा मानना तो ये था कि जिस तरह सूर्य 4 नंबर पर सक्सेसफुल थे तो उनके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। वो एक शानदार प्लेयर हैं और शायद वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके अराउंड भारतीय मिडल ऑर्डर इवॉल्व कर सकता है। लेकिन अब उनको प्रमोट किया गया है, उन्होंने बल्लेबाजी भी शानदार की कल और कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। तो अभी ये टोटली राजीव डिपेंड करेगा टीम मैनेजमेंट के ऊपर कि वो किस रोल में सूर्य को देखना चाहते हैं। और वहीं पर एडजस्टमेंट ऋषभ पंत के लिए भी कि क्या वो 4 नंबर उनको खिलाना चाहते हैं। तो एक नई सोच है ये, अभी इसके बारे में क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा। हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि भाई सूर्य कुमार यादव एक अच्छे प्लेयर है जो नंबर 4 पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो उनको वहाँ से नहीं छेड़ना चाहिए। और लेकिन टीम मैनेजमेंट अगर ऐसा चाहती है या वो फ्यूचर के लिए कुछ देख रहे हैं तो एक देखते हैं नई सोच है, उसका क्या नतीजा आगे निकलता है। रितेंद्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम और सभा भाई लगातार इस पे बातचीत करते भी रहे कि आप जब ओपन करते हैं तो आपका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर होना चाहिए। 176 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की सूर्य कुमार यादव ने, 4 बड़े छक्के भी लगाए। ये सेटिस्फाइंग है कि चलो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन ऊपर अगर आ भी रहा है तो स्ट्राइक रेट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको नीचे नहीं आने दे रही है कोई भी जो है ओपन करने आए? देखिए रजीत, बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। T20 क्रिकेट में अगर हम बल्लेबाजी की बात करते हैं, आपके स्ट्राइक रेट पे डिपेंड करती है। सूर्य कुमार यादव वो ऐसे प्लेयर हैं, देखिए स्ट्राइक रेट उनका नीचे आए ये तो सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि ही हैज ऑल द शॉट्स इन हिज आर्मरी। इतने शॉट्स हैं उनके पास, प्रेशर वो लेते नहीं हैं। आप उनको बात करें, ऑल ओवर द ग्राउंड वो खेलते हैं। तो अगर ओपन करते हैं, अगर इनको स्टार्ट मिल जाता है जैसे कल मिला, तो इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। लेकिन जैसे अभी साबा भी कह रहे हैं, हमें यहां देखना है कि टीम के लिए यूटिलिटी कहां है सबसे ज्यादा। तो रोहित जरूर विचार करेंगे, उनका जाना तय है। वो पिवटल खिलाड़ी हैं T20 वर्ल्ड कप अगर हम जीतने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने खेलना कहां है, क्योंकि अब थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्योंकि एज ओपनर बहुत अच्छा कर रहे हैं, 4 नंबर पे वो पहले ही बहुत अच्छा कर चुके हैं। लेकिन कहां राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को लगता है कि आके वो ऑस्ट्रेलिया में मैच जिता सकते हैं, जहां पे वो प्रतिद्वंदी को धराशायी कर सकें। तो ये अब आने वाले कुछ दिन बताएंगे। सवा भाई, क्योंकि अक्सर हमने हॉकी और फुटबॉल में देखा और सुना है कि डॉज दिया जाता है, यानी आप अपने ओपोनेंट को डॉज देते हैं कि आप पास किसी और को देना चाह रहे हैं, फिर आप किसी और को दे देते हैं। क्या बैटिंग ऑर्डर को लेके भी एक डॉज क्रिएट कर रहे हैं रोहित शर्मा?
कि ओपन लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के बजाय राइट हैंड कॉम्बिनेशन खिला के डॉस सा देना चाहते हैं क्या ओपोनेंट को, आपको लग रहा है? राजीव, मुझे तो अब ये लग रहा है कि अब चाहे आप सूर्य कुमार यादव को ओपन कराएं, ऋषभ पंत को ओपन कराएं, जिसको नंबर 3 खिलाएं, नंबर 4 खिलाएं, एक बार आप सुनिश्चित कर लें ये जी, ताकि फिर आप उसी अंदाज में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको समय चाहिए होता है किसी भी बल्लेबाज को किसी भी पोजीशन में बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि अब समय ज़्यादा बचा नहीं आपके पास। एशिया कप है, उसके बाद बस फिर विश्व कप शुरू हो जाएगा। सूर्य कुमार यादव एक शानदार विकल्प साबित हुए हैं, क्योंकि देखिए स्ट्राइक रेट की आप बात करें, वो नंबर 1 पर खेलेंगे, नंबर 11 पर खेलेंगे, उनका स्ट्राइक रेट यही रहेगा। अब तो भारतीय टीम का टेम्पलेट कुछ इस प्रकार का बन गया है कि आपको एग्रेसिव बल्लेबाजी करनी है। ये रोहित शर्मा ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया है। तो अब हर एक खिलाड़ी जो ओपन कर रहा है या जो टॉप ऑर्डर बैटर है, उसका प्रयास यही होगा कि पावर प्ले में वो ठीक तरह से उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब बॉल नहीं है तभी आप जोरदार शॉट्स लगा सकते हैं, विशेषकर ऐसे कंडीशन में जो हमें वेस्ट इंडीज में देखने को मिला है। बिल्कुल, और एक अच्छी बात ये थी कि 2 लेफ्ट आर्म सीमर खिलाए, और हम सब जिक्र कर रहे थे कि ड्रैक्स को हो सकता है वेस्ट इंडीज खिला दे, और वेस्ट इंडीज ने खिलाया, लेकिन 2 लेफ्ट आर्म सीमर खेलने के बाद भी भारतीय बल्लेबाज ज्यादा बिखरे नहीं उनके सामने। 7 विकेट से हमने जीत हासिल की, क्योंकि बल्लेबाजी पे हमने काफी चर्चा कर ली। ऋषभ पंत एक और बल्लेबाज जिसपे थोड़ी सी बात करना जरूरी है। अच्छी बैटिंग की उन्होंने, सभा भाई 33 रन उन्होंने बनाया, बट वो ग्लिम्सेस दिखाए कि अब टी20 में भी वो रंग में आ रहे हैं, धीरे धीरे उनको समझ आ रहा है कि टी20 में अगर नंबर 4 का स्लॉट लेना तो आपको कैसे बैटिंग करनी है। देखिए, जब भी वो टी20 मैच खेलते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, उनकी हमेशा कोशिश यही रहती है कि नंबर 4 पर खेले। वो तो ये चाहते हैं कि ओपन करें, उनको जबरदस्ती रोका जाता है कि नहीं आप नंबर 4 पर खेलिए। तो ये कठिन पोजीशन है, पर भारतीय टीम को ये लगता है कि ऋषभ पंत नंबर 4 पर आकर बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जो उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में किया है। इसी वजह से वहाँ पर ये परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। पर अच्छी पारी रही, सुलझी पारी रही, समझदारी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, और इसी प्रकार की बल्लेबाजी की उम्मीद हम लोग रखते हैं ऋषभ पंत से। तो चलिए, हार्दिक पांड्या ने इस मैच के बारे में क्या कुछ कहा, अपनी गेंदबाजी के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, और जिस तरह से भारतीय टीम ने अब लीड ले ली है 2-1 की इस सीरीज में, इस सीरीज को लेके हार्दिक पांड्या की क्या सोच है, आइए वो सुन लेते हैं। भारतीय टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दिनों बड़ी मजेदार होती है। कल हमने थॉट प्रोसेस में बात की थी, आज बिंदास क्रिकेट में बात करेंगे, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या कह रहे हैं बिंदास क्रिकेट खेलने पे वो बिलीव करते हैं, और ज्यादातर भारतीय टीम इन दिनों बिंदास क्रिकेट ही खेल रही है। वो चाहे सूर्य कुमार यादव ओपन करने की बात कर लें, या हार्दिक पांड्या जिस तरह से ऑलराउंड प्रदर्शन कर रहे हैं, या भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरह से कमबैक किया है। रितेंद्र, बिंदास क्रिकेट हार्दिक पांड्या की, और पहले क्रिकेटर बन गए 50 विकेट और 500 रन पूरा करने वाले टी20 फॉर्मेट में। जी हाँ राजीव, क्या जबरदस्त टर्न अराउंड हुआ है हार्दिक पांड्या का, क्योंकि इनकी ज्यादा बात नहीं हो रही थी कुछ महीने पहले, लेकिन अब जैसे वो खेल रहे हैं और जैसे बात कर रहे हैं, अपने जो ये प्रेस रिलीज आता है, जो इंटरव्यू होती है, कॉन्फिडेंस उनका फोटे नजर आ रहा है। और जैसे ही वो कह रहे हैं कि मैं बिंदास क्रिकेट खेलता हूं, देखिए राजीव, ये लड़का ऐसा है, इसको आप कुछ कह नहीं सकते हैं। ये अंदर जाएगा, अपना दिमाग का इस्तेमाल करेगा और अपनी क्रिकेट खेलेगा, और ये रूथलेस क्रिकेटर है। जब भी ये रन बनाएगा, बॉलिंग करेगा, तो भारतीय टीम 90% मैच को जीतेगी, बिकॉज ही नोज की जो परिस्थितियां मुश्किल है वहां से कैसे निकलना है। तो जी हाँ, हार्दिक पांड्या की फॉर्म, अगर हम टी20 वर्ल्ड कप जीतने के कंटेंडर हैं, तो इसका जो मेन कारण है कि हार्दिक पांड्या ने एक ताबड़तोड़ फॉर्म को पकड़ लिया है। राजकुमार सर, 4 ओवर में 19 रन, 1 विकेट, हार्ड लेंथ पे लगातार गेंदबाजी करना और बैट्समैन को बैकफुट पर रखना, ये दर्शाता है कि एक तो उनकी बैक ठीक हो गई है, 140 के आसपास वो गेंदबाजी कर रहे हैं, और लगभग हर मैच में वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं बतौर गेंदबाज। बैट्समैन तो वो कमाल है, हम सब जानते हैं। कैसे आप देख रहे हैं ये बड़ा अचीवमेंट, 50 विकेट और 500 रन टी20 फॉर्मेट में पूरा करने वाले पहले भारतीय? राजीव, बहुत अच्छा अचीवमेंट है, और बहुत बहुत बधाई हार्दिक पांड्या को इस अचीवमेंट के लिए। और हम सभी जानते हैं कि जैसी वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, या जिस तरह उन्होंने पास में बल्लेबाजी की है, वो बहुत ही शानदार थी। थोड़ी सी परेशानी उनकी बॉलिंग को लेकर थी, लेकिन अब जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं वो, तो वो बहुत सराहनीय है। 140 के आसपास वो रेगुलरली और अच्छी लेंथ पर बॉल कर रहे हैं, और पहले उनके एटीट्यूड से लगता था कि वो बहुत मतलब केयर फ्री टाइप के क्रिकेटर है, लेकिन जिस तरह की कप्तानी उन्होंने गुजरात की है, तो उससे ये लगने लगा है कि ये बहुत थिंकिंग क्रिकेटर है, और वही उनकी सोच, वही उनकी इंटेलिजेंस अब गेंदबाजी में भी नजर आ रही है कि जिस तरह वो मिक्स कर रहे हैं अपनी बॉलिंग को, और एक शानदार ऑलराउंडर हैं वो। और बॉलिंग का ये कंसर्न था जहां उन्होंने उसको कवर किया है, और अब वो एक बहुत शानदार ऑलराउंडर है। भारत के इस समय में कहूँगा नंबर 1 ऑलराउंडर है टी20 क्रिकेट में। चलिए सभा भाई, 2 जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनकी गेंदबाजी पे भी थोड़ी सी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है।
अश्विन ने जिस तरह की गेंदबाजी की, 4 ओवर में 26 रन दिए उन्होंने, हालांकि पिछले मैच में पिटाई हो गई थी। भुवनेश्वर कुमार जो 2 विकेट ले गए और उन्होंने बड़ी शानदार गेंदबाजी की। किस तरह से आप देख रहे हैं सबा भाई, इनकी भी जिद है जो उनसे अच्छा करवा रही, क्योंकि जिस एज में लोग कहते हैं T20 फॉर्मेट में आप खेल नहीं पाएंगे, वहां आकर ये दोनों खिलाड़ी आके अच्छा कर रहे हैं, और जो कहते हैं ना कि कंसिस्टेंट होना वो बहुत ज़रूरी है। भुवी खास करके जी। राजीव, ये भुवी ने जो फॉर्म दिखलाया है इस समय इस IPL के साथ जो शुरू हुआ था वो अभी भी बरकरार है। इस विकेट पे जहाँ पर स्विंग नहीं है वहाँ पर वो लेंथ चेंज कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। कल जो उन्होंने विकेट लिया ज़्यादा कटर्स पे उनको विकेट मिला है, स्लोअर डिलीवरी डालते हैं, लेंथ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, और ये सब तभी हो पाता है जब आपके पास अनुभव हो। और रोहित ने उनको कठिन परिस्थिति में गेंदबाजी भी कराई, जब पार्टनरशिप बन रही थी तब वहाँ पर लेकर आए, उन्होंने विकेट लिया काइल मेयर्स का। उस हिसाब से अगर हम देखें तो चाहे वो अंतिम के ओवर्स हो, मिडिल ओवर्स हो, या नई गेंद से गेंदबाजी हो, भुवनेश्वर कुमार ने कमाल की गेंदबाजी की है, और उम्मीद यही है कि यही फॉर्म आने वाले समय में भी भुवी का देखने को मिलेगा। आर अश्विन के ऊपर दबाव है, पर जब जब मौका मिल रहा है उनको वो एक विकेट टेकिंग दबाव तो बॉलर दीपक साबित हुड्डा हो भी रहे हैं। क्रिएट कर रहे हैं, 1 ओवर में 1 रन दिया, हालांकि उनको गेंदबाजी नहीं कराएगी, नया बॉल डाला उन्होंने कल। हाँ, तो अब देखना ये है कि अब कितने, आप सिर्फ 15 ही ले जा सकते हैं विश्व कप के लिए, तो अब तो समय आ रहा है कि अब चयनकर्ताओं को डिसाइड करना होगा, चेतन को ये डिसाइड करना होगा कौन से खिलाड़ी को वो 15 में रखेंगे। चलिए, अर्शदीप सिंह ने भी आखिरी ओवर डाला और बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जिसकी वजह से वेस्टइंडीज जो एक समय लग रहा था कि 180-90 चला जाएगा, 164 पे वो सीमित हो गए। रितेंद्र, अगर हम अर्शदीप सिंह की बात करें, लगातार कंसिस्टेंटली वो भी अच्छा कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं कि आप सीनियर जो उनके गेंदबाज हम उनको हटाएं और उनकी जगह आप ले आएं एक फ्रेश गेंदबाज, लेफ्ट आर्म सीमर, वेरिएशन भी हो टीम में। जी हाँ राजीव, देखिए मजा तभी आता है जब आप एज यंगस्टर फोर्स करते हैं सिलेक्टर्स को, उनको बताते हैं रोज अपनी परफॉर्मेंस से कि मैं हूं ना, और अर्शदीप सिंह ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। दिन ब दिन उनकी परफॉर्मेंस में निखार आ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना लोहा मनवाते दिख रहे हैं। IPL में तो शानदार गेंदबाजी करते ही थे, ऐसा लग रहा था शायद इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में समय लगेगा, बट ही इज रेडी फॉर बिग टाइम क्रिकेट। तो एक आपके पास बड़ा विकल्प आ गया है लेफ्ट आर्म सीमर की। अगर बात करें तो अब T20 की सिलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है वर्ल्ड कप के लिए। चेतन शर्मा एंड टीम जरूर सोच रही होगी उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में, अगर उन्होंने 20 लड़के फाइनल किए हैं उसमें से अगर 15 लेके जाने हैं, उस 20 में अर्शदीप का होना तय है। और जी हां, अगर अर्शदीप एक लेफ्ट आर्म सीमर जाते हैं वर्ल्ड कप के लिए, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं, तो वहां पे इनको लजाना बड़ा फायदा हो सकता है। राजकुमार सर, जब इंग्लैंड और आयरलैंड का दौरा शुरू हुआ तो उमरान मलिक नंबर 1 चॉइस थे एज ए यंग फास्ट बॉलर, उनको मौके मिले, शायद उन्होंने मौके हाथ से जाने दिया। अर्शदीप तो लग रहा है दोनों हाथों से उन्होंने पकड़ लिया मौके को, जैसे रितेंद्र पकड़ लेते हैं मौका। बिल्कुल राजीव, अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी की है और इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो गए हैं आने वाले एशिया कप या वर्ल्ड कप के लिए। और एक मतलब एक थिंकिंग क्रिकेटर है वो भी, आपने देखा कि किस तरह वो प्रेशर हैंडल करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी वेरिएशन है उनके पास और कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, तो इसीलिए उनकी जगह मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में तो पक्की है। और यहाँ पर अगर वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो वो ज़रूर आने वाले समय में भारतीय टीम में रेगुलर होंगे। और जहाँ तक उमरान मलिक की बात थी तो मैंने तब भी कहा था कि वो बहुत अच्छी टैलेंट हैं, लेकिन विद द एक्सपीरियंस ही विल लर्न टू बॉल, और वही अभी थोड़ा समय उनको लग रहा है, लेकिन वो भी एक शानदार प्रतिभा हैं। सबा भाई, क्योंकि जब ये वेस्ट इंडीज दौरा अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहा है, 2 मैचेस और बचे हुए हैं, कैसे आप देख रहे हैं वेस्ट इंडीज के लिए? उनके लिए कायल मायर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, साथ ही अगर हम बात करें जिस तरह से मैकॉय ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, ओवरऑल वेस्ट इंडीज के लिए कुछ आप पॉजिटिव देख रहे हैं? 2 मैचेस में उन्होंने हालांकि अच्छे स्कोर बनाए, इस बार तो गेंदबाज डिफेंड नहीं कर पाए, लेकिन पिछली बार गेंदबाजों ने अच्छा किया था और फिर बल्लेबाजों ने अच्छा साथ दिया। लेफ्ट हैंडर्स की परेशानी क्यों नहीं जा रही है? लेफ्ट आर्म सीमर तो चलिए अच्छा खेल गया, तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ने रन बना दिया, और मुझे याद आ रहा है मैं अगर एवरेज निकाल लूं सबा भाई तो लेफ्ट हैंडर्स का रिकॉर्ड बेहद शानदार है भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ। क्या रीजन आप देख रहे हैं? कायल माह से आए जो हर मैच में रन बना रहे हैं इंडिया के खिलाफ। लेफ्ट आर्म स्पिनर का भी रिकॉर्ड काफी अच्छा है, अकील हुसैन ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की है। कई सारे पॉजिटिव्स हैं राजीव, ब्रैंडन किंग, कायल मेयर्स, उबैद मैकॉय, उसके साथ साथ अकील हुसैन, तो ये युवा जो पीढ़ी है वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स की, वो अब तैयार हो रही है धीरे धीरे करके। अभी भी समय लगेगा, पर एक स्ट्रॉन्ग टीम जो भारत की है उसके विरुद्ध
कम्पीट करना उतना आसान होता नहीं है। ये अच्छी बात है कि वेस्ट इंडीज़ ने दूसरा मुकाबला जीता था, तो कम से कम वो जोश इस समय भारतीय वेस्ट इंडीज़ टीम में नज़र आ रहा है। अभी भी समय लगेगा उनको। लेफ्ट हैंडर्स का अलग फ्लो होता है राजीव, और ये कायल मेयर्स इस समय आईपीएल टीम के भी मेंबर हैं, तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है, और यही उसी का फ़ायदा इस समय वेस्ट इंडीज़ के लिए जब भी खेल रहे हैं वहाँ पर भी नज़र आ रहा है। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार 2 मैचों में जो एक्सपेरिमेंट का दौर चला उस पर बहुत ज़्यादा सवाल भी खड़े हुए, लेकिन अंत में रोहित शर्मा के इस एक्सपेरिमेंट ने सवाल का जवाब दे दिया, और एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आई कि जिद के आगे जीत है, और ये जीत मिली है सूर्य कुमार यादव के बल्ले से, जिनको ओपनर बनाए जाने पे कई तरह के सवाल तो थे, और ये सवाल अब भी हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य कुमार यादव ने रन बना दिया है तो हम बात नहीं करेंगे कि उनको एज अ ओपनर क्यों खिलाया जा रहा है, जब तक टीम मैनेजमेंट आके ये नहीं बता देता कि हाँ टिल वर्ल्ड कप सूर्य कुमार यादव हमारे नंबर 1 ओपनर है, रोहित शर्मा के साथ पहली चॉइस है, तब जाके थोड़ी बात शायद क्लियर होती नजर आए, और थोड़ा सा थॉट प्रोसेस टीम इंडिया का हमें भी समझ आए। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।